Hello everyone. So today our class is about conquest of Bengal. तो यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हो, ये जो रीजन है, जहाँ ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो भी ये बांग्लादेश का रीजन है, उस वक्त अराउंड इन 1750s की हम बात करें, 1750s की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये सारा रीजन जो है बंगाल कहलाता था। और यहाँ पे दिल्ली में जो है वहाँ पे मुगल्स हुआ करते थे और यहाँ पे अवध का एक छोटा सा एम्पायर हुआ करता था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो मोर और लेस कुछ यहाँ पे ज़्यादा कन्फाइनेड थे। उस वक्त बंगाल में उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स की नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हमने कार्नेटिक वॉर्स पढ़ा होगा अगर आपने, तो इससे पहले अराउंड 1750 से पहले कार्नेटिक वॉर्स होती हैं। तो यहाँ पे नीचे मद्रास साइड में तो जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा डोमिनेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे उस वक्त उतना डोमिनेंस नहीं रहता। फिर हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल रीजन को कैप्चर करती है और वहाँ पे फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो है वो लेने में कामयाब हो जाती है। तो ये जो सारी कहानी शुरू होती है अराउंड इन बंगाल रीजन, वो होती है 1717 से। तो यहाँ पे आपने स्टोरी भी सुनना है और साथ में आपने पॉइंट्स भी याद रखने हैं। और यहाँ पे जितने मैंने पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, अगर आप इतने ही पढ़ोगे मोर देन सफिशिएंट है। 90% एग्जाम्स में आपको इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, और मे बी इन सम केसेस हो सकता है किसी एक दो एग्ज़ाम में शायद इससे बाहर के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उतना ज़्यादा आप ना पढ़ो तो बेहतर है। तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है 1717 से। तो 1717 में जो है फारूक सियार होते हैं मुग़ल रूलर, मुग़ल एम्परर। उस वक़्त जो है बंगाल जो है एक मुग़ल की एक टेरिटरी होती है। ओके, जो बंगाल है वो क्या होती है, मुग़ल की एक, यूँ कह सकते हैं, स्टेट होती है, एक किस्म की उनकी एक टेरिटरी होती है। तो 1717 में क्या होता है कि जो फारूक सियार है वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं, और उस वक्त एक डॉक्टर जो है उनका इलाज करने में सक्सेसफुल होते हैं और उनको क्योर करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। उससे खुश होकर जो है फारूक सियार क्या करते हैं, एक फरमान इशू करते हैं। फरमान मीन्स एक ऑफिशियल ऑर्डर या डिक्री। तो फारूक सियार एक डिक्री ऑर्डर करते हैं, एक ऑर्डर इशू करेंगे, जहाँ पे वो जो है फारूक सियार जो है अंग्रेज़ों को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन देती है बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है बंगाल, क्योंकि जो अंग्रेज़ों को उस वक्त अराउंड 70% या 60% जो एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, वो इसी रीजन से होते थे, बंगाल से। इसलिए यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिली बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन था इन दी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी फरमान के चलते मिंट देयर ओन कॉइन्स, मींस कि अंग्रेज़ अपने कॉइन्स मिंट कर सकते हैं, और ये कॉइन्स जो है थ्रू आउट मुग़ल टेरिटरी में जो है वैलिड एक करेंसी होगी। तो ये दो इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले लेते हैं फारूक सियार इन 1717। और इसी जो फरमान जो इशू किया था फारूक सियार ने, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। मींस मैग्ना कार्टा कहा जाता है सबसे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से कैसे आ सकते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ड्यूटी ट्रेड फ्री फरमान किसने जारी किया था, फारूक सियार ने किया था। कब किया था, 1717 में किया था। या फिर आ सकता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया किस को कहा जाता है, तो फरमान जो फारूक सियार ने इशू किया था। और जब 1717 के टाइम पे उस वक्त जो बंगाल रीजन है, अब यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे दिल्ली में तो मुग़ल एम्पायर है, और यहाँ पे जो बंगाल रीजन है वहाँ पे जो सूबेदार हुआ करता था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था उसका, मुर्शिद कुली खान। वो जो है अपने आप को कुछ हद तक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं उस वक्त 1717 में, क्योंकि मुर्शिद कुली खान को जो है फारूक सियार का ये डिसीजन जो है पसंद नहीं आता है। उससे क्या होगा कि यहाँ का जो सूबेदार है उसका जो रेवेन्यू है वो जो है काफ़ी हद तक गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि उसको ये जो फरमान इशू किया फारूक सियार ने वो राज नहीं आता है। तो इसके चलते वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो कभी शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल जो है अपने आप को मुग़ल से कब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा था, तो वो था 1717 में। किसने करा था, उस वक्त वहाँ का नवाब था मुर्शिद कुली खान। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर हम सीधे जंप करेंगे 1756 में। अब जो है मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, इस तरह से अलग अलग लोग आते जाएंगे। उसके बाद 1756 में जो है बंगाल का एक जो नया नवाब आता है वो आता है सिराज उद दौला। तो सिराज उद दौला जो है काफ़ी एक, हम कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एक नवाब होता है। और उस वक़्त जो बंगाल की कैपिटल होती है मुर्शिदाबाद। तो बंगाल की उस वक़्त कैपिटल क्या थी, मुर्शिदाबाद। और 1756 में सिराज उद दौला जो है वो नए नवाब बन के आते हैं। तो हम अभी यहाँ पे
इस रीजन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ से यहाँ पे मुगल है और यहाँ पे बंगाल रीजन की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब जो सिराजुद्दौला जब आते हैं नया नवाब बन के, तो उनके टेन्योर में जो है 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने याद रखनी है, और इन दोनों इवेंट्स से कहीं पे भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसमें से एक इवेंट है ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे, जो 1756 में हुई थी। इसके चलते बाद में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो ये 2 इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिराजुद्दौला या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी, तो ब्लैक होल ट्रेजिडी आपने याद रखना है कब हुई थी, 1756 में, और किसके टाइम पे हुई थी, सिराजुद्दौला के टाइम पे। अब इसका रीज़न क्या था कि जो बंगाल है, बंगाल में यहाँ पे कौन है रूलर, सिराजुद्दौला रूलर थे, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी बहुत सारा ट्रेड कर रहे थे, और उनको जो है ट्रेड फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड का फरमान ऑलरेडी इशू हो चुका था। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फोर्ट विलियम को जो है एक्सपेंड, फोर्ट विलियम मीन्स मान के चलो वहाँ पे अगर ये एक अंग्रेज़ों की एक जगह है, तो वहाँ पे वो अंदर उनकी सारी फैक्ट्रीज होंगी, तो वो एक किस्म का एक फोर्ट बनाएंगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फोर्ट विलियम होता है वहाँ पे, कहाँ पे फोर्ट विलियम होता है, बंगाल में, उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंड करना चाहती, उसको और फैलाना चाह रही होती है। लेकिन ये जो डिसीजन है वो सिराजुद्दौला को सही नहीं लगता है। सिराजुद्दौला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं कि आप फोर्ट विलियम को एक्सपेंड ना करो, आप ये चीज़ें मत नहीं करो, वो मत करो। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो सिराजुद्दौला की बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके चलते जो है सिराजुद्दौला जो है थोड़ा बोल्ड किस्म के नवाब होते हैं कंपेयर टू इसके जो प्रेडेसेसर्स रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम में अटैक करने के बाद जो फोर्ट विलियम होता है वो कलकत्ता में होता है, याद रखना। अगर ये हम बंगाल का मैप चलें तो यहाँ पे अगर बंगाल का मैं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से बंगाल का मैप ले लूँ तो यहाँ पे नीचे कहीं कलकत्ता है और यहाँ पे कहीं ऊपर मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद कैपिटल है किसकी, नवाब सिराजुद्दौला की, और नीचे कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम बना हुआ है। तो वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं कलकत्ता में, कहाँ पे, फोर्ट विलियम पे अटैक करते हैं कौन, सिराजुद्दौला। और वहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, एक छोटे से कमरे में कुछ 150 लोगों को बंद कर देते हैं, जिसके चलते उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ से जो ये अंग्रेज़ थे, फोर्ट विलियम में जो भी अंग्रेज़ थे वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से जो है कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम होता है वो कैप्चर करता है कौन, सिराजुद्दौला, और वहाँ से सारे अंग्रेज़ भाग जाते हैं। और कैप्चर करने के बाद वो वापस अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद में चले जाएगा, और नीचे जहाँ पे कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है वहाँ पे किसको रख के जाएगा, मानिक चंद को एज ए केयर टेकर वहाँ पे रख के वापस अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर जो है मुर्शिदाबाद है, कैपिटल है किसकी, बंगाल के नवाब की। यहाँ नीचे जो है फोर्ट विलियम हुआ करता था कलकत्ता में, और जो यहाँ पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम में जो अंग्रेज़ थे उनको भगा दिया किसने, नवाब ने। अब क्या होता है कि यहाँ से नीचे से, यहाँ मद्रास से अब अंग्रेज़ की एक बटालियन आ जाएगी यहाँ पे अपने फोर्ट को रिकैप्चर करने के लिए, और इसको लीड करता है रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से जो है हमारे स्टोरी का जो एक्चुअल हीरो होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। तो अब मद्रास से जो है एक फ़ौज आती है अंग्रेज़ों की, जो यहाँ पे आके क्या करती है कि यहाँ पे बैटल हो जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह यहाँ पे हमने पढ़ा ब्लैक होल ट्रेजिडी, आपको पता चल गया कि क्या है। इसी तरह आपको एक पॉइंट याद रखना, ब्लैक एक्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे भी पढ़ेंगे शायद, और ये मैंने पहले क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज़ द ब्लैक एक्ट, जो रौलाट एक्ट को गांधी ने क्या कहा था, ब्लैक एक्ट भी कहा था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे बंगाल में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम को कैप्चर करा नवाब ऑफ बंगाल ने। अब नीचे मद्रास से जो है एक बटालियन आएगी यहाँ पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम को वापस लेने के लिए। तो उसी के चलते जो है अब एक बैटल हो जाती है बंगाल रीजन में, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो हुई थी जून 1757। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी रीज़न था इस बैटल ऑफ प्लासी का, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर करा था। अब रॉबर्ट क्लाइव जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और यहाँ से नवाब ऑफ बंगाल होते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में या फिर जून 1757 में, इस तरह से। और किस किस के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। अब होता क्या है कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम को कैप्चर करा था
सिराजुद्दौला ने। यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव एक फ़ौज लेके आता है मद्रास से। अब वो यहाँ पहुँचने के बाद वो एक सीक्रेट ट्रीटी करता है पहले मीर जाफ़र के साथ। तो ये जो मीर जाफ़र होता है वो नवाब ऑफ बंगाल के मिलिट्री का आप कह सकते हो जनरल होता है। अब मीर जाफ़र के साथ रॉबर्ट क्लाइव एक सीक्रेट डील करेगा, कहेगा कि हम मीर जाफ़र को जो है हरा देंगे और आपको नया रूलर बना देंगे और आप इस तरह से नए रूलर बनोगे। तो मीर जाफ़र वो मान जाता है और जब इन दोनों की बैटल होने लगती है तो वहाँ पे मीर जाफ़र लड़ता ही नहीं है। इसके चलते नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला हार जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है बाद में। अब बैटल ऑफ प्लासी हो गई, मीर जाफ़र को अब नया नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। अब मीर जाफ़र को किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर आगे जाके मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी रिलेशंस कुछ सही नहीं रहते हैं। फिर आगे जाके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिसाइड करती है कि मीर जाफ़र को हम रिप्लेस करेंगे किससे? मीर कासिम से। मीर कासिम जो है वो इसी का सन इन लॉ होता है। अब 1716 में जब हम पहुँचेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? नवाब ऑफ बंगाल जो मीर जाफ़र थे उसको अब रिप्लेस करेगी किससे? मीर कासिम से। अब मीर कासिम जो है नए बंगाल के गवर्नर बन गए। अब मीर कासिम जो एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या ले लेते हैं, वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद में अभी कैपिटल है, अब यहाँ पे कलकत्ता है, तो ये काफ़ी पास में है। यहाँ पे अंग्रेज़ रहते हैं और यहाँ पे बंगाल नवाब की जो है हेडक्वार्टर है। अब यहाँ से क्या करते हैं वो, यहाँ पे अभी की जो बिहार है आज का, वहाँ पे आता है मुंगेर। तो जो मीर कासिम है वो यहाँ से शिफ्ट करते हैं कैपिटल को मुंगेर की साइड, ताकि जो है अंग्रेज़ों से वो थोड़ा दूर रहे। इससे क्या होगा कि अंग्रेज़ों का जो इंटरफेरेंस है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये सोच के मीर कासिम अपनी कैपिटल शिफ्ट करेगा, कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कैपिटल को शिफ्ट करा था? मीर कासिम ने। अब क्या होता है कि मीर कासिम जब मुंगेर में आएगा वहाँ पे भी देखता है कि जो अंग्रेज़ है उसका इंटरफेरेंस बढ़ ही जा रहा होता है। अंग्रेज़ जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उनकी अंग्रेज़ों के साथ नहीं बनती है और इस तरह से अंग्रेज़ और मीर कासिम की भी लड़ाई हो जाती है और मीर कासिम को अवध की तरफ भागना पड़ जाता है। अब वो मुंगेर को कैपिटल को छोड़ के कहाँ जाते हैं? अवध में। अगर यहाँ पे अगर आप मुंगेर होगी तो यहाँ पे एक छोटी सी टेरिटरी होती है अवध, यहाँ पे कहीं पे अवध होती है। अब वो यहाँ से भाग जाएगा अवध में। अब अवध जाने के बाद वो अपनी एक अलायंस बनाएगा। कौन? मीर कासिम। अब जब मीर कासिम अवध पहुंचेगा तो वहाँ पे वो एक अलायंस बनाएगा किसके साथ? मुगल एम्परर शाह आलम के साथ और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ। फिर उसके चलते क्या होता है, नेक्स्ट बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड से ये तीन फौज होती हैं, एक साइड से अंग्रेज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 64 में। किस किस के बीच में हुआ था? इस अलायंस और अंग्रेज़ों के बीच में। और इंडिया की अलायंस में कौन थे? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। और यहाँ से अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और यहाँ पे भी अंग्रेज़ जीत जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर में जो है अंग्रेज़ जीत जाते हैं। अंग्रेज़ जीत जाने के बाद अब जो है रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, बैटल ऑफ प्लासी में जो है रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे अंग्रेज़ों को, बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो लीड कर रहे हैं अंग्रेज़ों को। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हो जाती है, उसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अवध के नवाब के साथ एक ट्रीटी होती है, एक मुगल एम्परर के साथ एक ट्रीटी होती है। मुगल एम्परर कौन हुआ? शाह आलम सेकंड। और अवध का रूलर हुआ शुजाउद्दौला। और इंग्लिश की तरफ से कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। और इस ट्रीटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि अंग्रेज़ों को अब दीवानी राइट्स मिलने लगती हैं बंगाल रीजन में। मीन्स कि अब अंग्रेज़ों को राइट है बंगाल रीजन में कि वो टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। और जो निज़ामत मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? नवाब ऑफ बंगाल खुद ही करेगा। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन के राइट है, दीवानी राइट्स हैं, वो किसको मिलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस सिस्टम को अब बंगाल में क्या हुआ? ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई, जहाँ पे दीवानी राइट्स अंग्रेज़ों के पास है, निज़ामत राइट्स नवाब ऑफ बंगाल के पास है। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ इन बंगाल किसने लाया? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के चलते रॉबर्ट क्लाइव जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी बन जाते हैं उसी टाइम। फिर उसके बाद हैरी वेल्सलेट, फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग जो आगे जाकर फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेंगे। तो ये चीज़ें हम बाद में भी देख लेंगे। तो फिलहाल आपने बस इतने पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आई होप इट वॉज यू हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।